हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी जानते हो, इलेक्ट्रिसिटी का हमारा टॉपिक है, जो बेसिक डिस्कशन है वो चला हुआ है। और प्रीवियस डिस्कशन में मैंने चार्ज और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। आज थोड़ा सा और हमारे डिस्कशन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। हालांकि आज भी हमारा चार्ज को ही लेके हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली जो चार्ज की प्रॉपर्टीज़ हैं, चार्ज इज ए फिजिकल स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, चार्ज इज quantized, okay, and like charges are repel to each other and unlike charges are attract to each other. चार्ज इज इनवेरिएंट, विदाउट मास है वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं वो बता चुका हूँ आपको वन बाय वन बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो आज मुझे जो आपसे डिस्कस करना है, सबसे पहले हम बात करेंगे आज कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में। ठीक है, तो मैं अगर कंडक्टर, बताओ कंडक्टर्स क्या होंगे। कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स, कौन से, जो अपने अंदर से चार्ज के फ्लो को अलाउ करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, दीज आर द मटेरियल्स that allow the flow of charge through them. They allow flow of charge through them. वो कंडक्टर होते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, all metals are good conductor of heat and electricity also. लेकिन देर इज सम एक्सेप्शंस लाइक नॉन मेटल्स, द फॉर्म ऑफ कार्बन इज नोन एज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज़ ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। ठीक है, तो ओनली मेनली ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंसुलेटर्स के लिए। इंसुलेटर में, इंसुलेटर कौन से होते हैं? वो होंगे जो अपने अंदर से चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करते, यानी कि दोज मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज, विच डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अपने अंदर से वो चार्ज को अलाउ नहीं करते। इसमें मेनली नॉन मेटल्स हैं, और प्लास्टिक भी एक इंसुलेटर होता है, पेपर हो गया, वुड हो गया, वो सारे इसी कैटेगरी में आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो कंडक्टर और इंसुलेटर की बात होगी। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी। वैसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन मेनली 3 होते हैं। वैसे तो 4 और 5 मैं यहाँ पे कहूँगा आपको। अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, मेरा आज का जो मेन डिस्कशन है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी। मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी। ओके, जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूँ। सबसे पहला, अगर दोस्तों 10th क्लास का जो लेवल है, NTSC लेवल, या मैं अगर बोर्ड की बात करता हूँ, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मोर देन सफिशिएंट है। बस सुन लीजिए, ठीक है, ज़रा दिमाग पे स्ट्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है, सुन लीजिए। ये ना हो कि हाँ ये बातें मैंने सुनी हुई है, ठीक है ना, बस जस्ट सुन लो आप इनको, ज़रा दिमाग पे स्ट्रेस मत डालना इस चीज़ को लेके। तो देर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ मेथड फॉर चार्जिंग ऑफ बॉडीज़। लाइक पहला होता है फ्रिक्शन, और इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बताऊँ इसके बारे में क्या होता है ये। सेकंड होता है कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, एक होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन मेथड से भी बॉडी को हम चार्ज करते हैं। उसके बाद एक आता है थर्मोनिक एमिशन। थर्मोनिक एमिशन। एक होता है फील्ड एमिशन। और एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक
एमिशन। देयर इज लॉट ऑफ मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी। ठीक है, एक बार मेरे साथ रिवाइज करो। पहला कौन सा है? फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय थर्मोनिक एमिशन, चार्जिंग बाय फील्ड एमिशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, मैं इतना डिटेल में तो नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि बहुत ज़्यादा लेवल हो जाएगा हाई इन टॉपिक्स का। तो मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये 3 मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी मेन बताऊंगा कि इस पॉइंट में क्या है, इसमें क्या है। ओके, ठीक है। फ्रिक्शनल में क्या होगा, इस वाले मेथड में है ना, मेरे पास 2 न्यूट्रल बॉडी हैं। अगर उन दोनों को मैं रब करूँगा ना, रब करने के कुछ टाइम के बाद दे गेट चार्ज्ड। इन दिस मेथड वी हैव टू अनचार्ज बॉडी। इफ़ वी रब्ड अगेंस्ट ईच अदर देन आफ्टर सम टाइम ऑफ देयर रबिंग दे गेट चार्ज्ड बाय इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट, बाय इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट, यह आ जाएगा। और दोस्तों एक बात और सुनो, इस वाले मेथड के लिए जो चार्ज आया है वो स्टैटिक नेचर का होगा। ये नहीं कि आप अगर मान लो आप अगर किसी रोड के किसी कोने को आप रब कर रहे हो, किसी कॉर्नर पे आप रब कर रहे हो, तो जो पार्टिकुलर रबिंग जो एरिया होगा ना वही चार्ज होगा, पूरी बॉडी में चार्ज फॉलो नहीं करेगा। बिकॉज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज हमें रेस्ट पे लेके चलना होता है। तो इस मेथड से जो चार्ज बॉडी के अंदर आएगा, प्रोड्यूस होगा, वो स्टैटिक नेचर का होगा, इसलिए उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शन की वजह से जो चार्ज आया है उसको बोलेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, और ये स्टैटिक नेचर का होगा दोस्तों। ठीक है, चलो मैं अभी बिल्कुल थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे इसको बताना चाहता हूँ। अपनी स्क्रीन को पॉज करके आप इसको लिख सकते हो। देखो ध्यान से, इस वाले मेथड में क्या होगा, 2 बॉडीज़ है, उनको एक दूसरे के अगेंस्ट हमें रब करना पड़ेगा, और रब करने के कुछ टाइम के बाद वो दोनों की दोनों बॉडी चार्ज हो जाएंगी। एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएगा बाय द सेम अमाउंट। ओके, अगर मैं एक शानदार सा एग्जाम्पल आपके सामने लेके चलता हूँ। मान लो मेरे पास एक है ग्लास रोड, सुन लो मेरी बात को बस, और एक है मेरे पास सिल्क क्लॉथ। वी हैव ए ग्लास रोड एंड ए पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ। ओके, जैसे मान लो ये कोई रोड है मेरे पास, ठीक है, और ये मान लो कोई सिल्क क्लॉथ का टुकड़ा है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले मेथड में क्या है, दोनों की दोनों बॉडी इंसुलेटर भी हो सकती हैं। ठीक है, एक बॉडी इंसुलेटर, एक बॉडी कंडक्टर भी हो सकती है। देखते हैं इसको। तो क्या किया, जब इन दोनों को रब किया मैंने एक दूसरे के अगेंस्ट, तो रब करने के बाद क्या होगा, ग्लास रोड पे क्या आ गया, ये तो है बिफोर रबिंग। अब मैं बात करता हूं आफ्टर रबिंग। आफ्टर रबिंग क्या होगा दोस्तों, दे गेट चार्ज्ड। सर ये चार्ज कैसे होंगे, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, यह आ जाएगा। तो दोस्तों ग्लास रोड एक्वायर करती है पॉजिटिव चार्ज, यह आ जाएगा। अब यहाँ पे बात उठती है, सर ग्लास रोड ने पॉजिटिव चार्ज ही क्यों एक्वायर किया और सिल्क क्लॉथ ने नेगेटिव चार्ज ही क्यों एक्वायर किया। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब इन दोनों को मैंने रब किया तो इनके बीच में एक्चुअली क्या हुआ, देयर इज ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक्स प्लेस। इन दोनों के बीच में किसका ट्रांसफ़र हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ दोस्तों। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन किस पे गया होगा, इनिशियली बोथ आर न्यूट्रल। अब बताओ, अब इलेक्ट्रॉन जहाँ जाएगा वो बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज्ड, और जिस पे से जाएगा वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। अब बताओ, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ गए होंगे, इलेक्ट्रॉन गए होंगे ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ में। ओके, दैट्स वाई ग्लास रोड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ एक्वायर नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक्स प्लेस। ओके, ये आ जाएगा। अब एक बच्चे ने मेरे से पता क्या पूछा, एक बच्चे ने मेरे से पूछा, सर ग्लास रोड पे ही पॉजिटिव क्यों आया, सिल्क क्लॉथ पे ही नेगेटिव क्यों आया, ये बताओ मुझे आप। तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव ही क्यों आया, अब इसका आंसर ध्यान से सुनना आप। इसमें क्या होगा दोस्तों, एक टर्म मैं आपको बताता हूँ, वर्क फंक्शन।
थोड़ा सा हाई लेवल की टर्म है 10th क्लास के अकॉर्डिंग अगर बताऊं बेटा, वर्क फंक्शन जो होता है ना, किसी भी मेटल की जो सरफेस होती है ना, या कोई भी मैटर है, मैटर की अब आपको पता है एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बना सब कुछ, तो किसी भी मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखने के लिए जो मिनिमम एनर्जी होती है ना, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड इलेक्ट्रॉन विद इन द सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। किसी भी मैटर सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स को बांध के रखने के लिए जो मिनिमम एनर्जी होती है, उस एनर्जी को उस मैटर का वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है। अब मैं बाहर से अगर एनर्जी सप्लाई करता हूँ किसी मैटर को, तो वो उस एनर्जी को गेन करती रहेगी। जब उसकी एनर्जी, जो एनर्जी उसने गेन की है, वो उसके वर्क फंक्शन के बराबर हो जाएगी ना, तब उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन वो फ्री हो जाएंगे। जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को बांध के रखती है, अगर मैं बाहर से उतनी ही एनर्जी सप्लाई कर दूं, तो वो इलेक्ट्रॉन जो बंधे हुए थे वो फ्री हो जाएंगे और फिर वो किधर भी जा सकते हैं। तो अब एक बात बताओ, जब इन दोनों को रब किया, एक तो ग्लास रोड है, एक सिल्क क्लॉथ है। अब अगर मैंने इन दोनों को रब किया तो किसके इलेक्ट्रॉन जल्दी फ्री हुए, ग्लास रोड के कि सिल्क क्लॉथ के? ग्लास रोड के। तो इसका मतलब ग्लास रोड का जो वर्क फंक्शन है, और वी कैन से मिनिमम एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन को जो बांध के रखे हुए थी, अब जैसे इनको रब किया, इन दोनों को एनर्जी मिली फ्रिक्शन की वजह से। अब किसकी एनर्जी कम, किसको एनर्जी कम चाहिए थी? सर ग्लास रोड को। अब जिसकी जैसे ही उसकी एनर्जी उसके वर्क फंक्शन के इक्वल हुई, तो वहीं से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल लिए, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज, और जिस पे जाएंगे नेगेटिव। सो मैं अब यहाँ पे इसका कंक्लूजन आपको बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करता है, फ्रिक्शन वाले मेथड की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन बॉडी टू हायर वर्क फंक्शन बॉडी। मेरा कहने का मतलब ये है, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ? लोअर वर्क फंक्शन से कहाँ जाएगा? हायर वर्क फंक्शन की तरफ जाएगा। इसलिए ग्लास रोड पे क्या आता है? पॉजिटिव आता है। अब तो आपका जो क्वेश्चन था, उस बच्चे ने मेरे से पूछा था, उसका आंसर मिल गया ना आपको। ग्लास रोड पे पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि ग्लास रोड का वर्क फंक्शन है वो कम होता है सिल्क क्लॉथ वाले से। तो पहले किसके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? ग्लास रोड के। तो वहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ओके ना। इसका एक एग्जाम्पल और होता है प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल इसका एक और है। एक है मेरे पास वुलन क्लॉथ, और एक है मेरे पास प्लास्टिक रोड बोल दो, प्लास्टिक रोड बोल दो, या एबोनाइट रोड बोल दो, एबोनाइट रोड। अब जब इन दोनों को रब करते हैं, और आप है ना इसकी जगह पे एक चीज़ और यूज़ कर सकते हो, उसको बोलते हैं कैट्स फर, जो बिल्ली की खाल होती है। तो या तो एबोनाइट की रोड को आप वुलन क्लॉथ के साथ रब कर लो, या कैट्स फर के साथ रब कर लो। तो ग्लास रोड पे चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव। इस पे कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब वो भी मैंने जो रीज़न था वो सबका सेम रहेगा। तो इस मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और जो चार्ज प्रोड्यूस होगा बाय दिस मेथड इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और जो चार्ज आया ना वो इक्वल एंड अपोजिट नेचर का है। मैंने प्रॉपर्टी में बताया था, चार्ज इज कंजर्व्ड। बिफोर रबिंग चार्ज कितना है? बिफोर रबिंग चार्ज कितना है? 0। तो आफ्टर रबिंग भी क्या होना चाहिए? 0, बिकॉज चार्ज इज कंजर्व्ड। अब बताओ इस पे चार्ज कितना आ गया? +5e। तो इस पे कितना आएगा? -5e। नेट निकालोगे तो कितना आएगा? 0। तो बिफोर रबिंग एंड आफ्टर रबिंग चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। आया ना समझ में? ये था मेरा पहला मेथड। इसमें देखो, इतना बस आपने सुन लिया, इतना ही बहुत है। मैं ये कह रहा हूँ इसमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत डालना। इस वाले मेथड में जो चार्ज है, चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है। सेकंड, सर ग्लास रोड पे ही पॉजिटिव क्यों आया, सिल्क पे ही नेगेटिव क्यों आया, या एबोनाइट रोड पे ही नेगेटिव क्यों आया?
वोलन क्लॉथ पे पॉजिटिव क्यों आया, उसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। क्योंकि जब रब करेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन पहले किसके फ्री होंगे, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, और किसकी तरफ जाएंगे, जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा। अपनी स्क्रीन को पॉज करो, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सेकंड मेथड को लेके। ओके, हाँ जी दोस्तों, आवर सेकंड मेथड इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। इस मेथड में दोनों के दोनों बॉडी कंडक्टिंग होनी चाहिए। दो बॉडी हैं वो दोनों के दोनों कंडक्टर होने चाहिए, और जिस मेथड से आप इनको कंडक्ट करोगे, जो भी वायर हम कनेक्ट करेंगे वो भी क्या होनी चाहिए, कंडक्टिंग होनी चाहिए। इस पूरे प्रोसेस में जितने भी बॉडीज़ हम यूज़ करेंगे वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, कंडक्टर और कंडक्टिंग इन नेचर होनी चाहिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, एक बॉडी ये है मेरे पास, स्फेरिकल बॉडी है मान लो कोई भी, और एक बॉडी ये है, ये भी क्या है, स्फेरिकल है। अब इसका रेडियस कितना है R1 और इसका रेडियस कितना है R2। ओके, और इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया किसी कंडक्टिंग वायर से। ये कोई कंडक्टिंग वायर है। प्यारे बच्चों, बॉडीज भी कंडक्टर हैं और उनके जो जिस वायर से मैंने उनको कनेक्ट किया है वो भी क्या है, वो भी कंडक्टर है। और ये जोड़ दिया मैंने इसको, क्या होगा, इसके पास कितना है, चार्ज Q है, और ये मान लो न्यूट्रल है, ये मान लो क्या है, न्यूट्रल है। तो जैसे ही मैंने इस स्विच को क्लोज किया तो क्या होगा, चार्ज यहाँ से इधर दौड़ेगा। कब तक दौड़ेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए। तो मैं उधर तो नहीं जा रहा, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूँ NTSC के हिसाब से। तो जिन बच्चों को लगता है कि हाँ सर कितना चार्ज आएगा हमें निकालना चाहिए, तो वो फार्मूला उन बच्चों के लिए काम आएगा। तो ध्यान से सुना मेरी बात। मान लो इस पे चार्ज चला गया Q2 और इस पे चार्ज बच गया Q1, तो बताओ Q2 कैसे निकालूं। तो तरीका सुन लो ध्यान से। Q2 निकालने का तरीका है, Q2 किस पे है, R2 वाले पे, तो R2 का रेडियस आ गया, डिवाइड बाय में दोनों का सम कर दो, R1 प्लस R2, और इनटू में क्या लिखूं, टोटल चार्ज Q नेट। अब बताओ उन दोनों के बीच में नेट चार्ज कितना था, इस पे चार्ज इनिशियली कितना था, ये तो न्यूट्रल था ना, तो इस पे चार्ज कितना था इनिशियल, इस पे कितना था, कैपिटल Q। तो मेरा Q नेट कितना आ जाएगा, ये तो Q आ गया ना दोस्तों। तो बताओ भाई Q2 किसके इक्वल आ गया, जिस पे चार्ज निकाल रहे हैं उसका रेडियस, डिवाइड बाय में सम ऑफ द रेडियस, इनटू में क्या लिखूं, टोटल चार्ज Q, यह आ जाएगा। अब बारी किसकी है, Q1 की। तो बताओ Q1 किसके इक्वल आएगा, Q1 किस वाली बॉडी पे है, Q1 वाली बॉडी का रेडियस कितना है, R1, तो क्या लिखूं, इसका रेडियस डिवाइड बाय सम ऑफ रेडियस, इनटू में क्या लिखूं, टोटल चार्ज। ये यहाँ से कितना चार्ज आएगा आफ्टर कंडक्शन वो आप निकाल सकते हो दोस्तों। आया ना समझ में। तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन कर लोगे ना। अब बात आती है चार्जिंग बाय इंडक्शन। हटा लो इसको। आया ना समझ में आपको। अपनी स्क्रीन को पॉज करके आप चाहो तो कोई भी न्यूमेरिकल लेके इसको सोल्व कर सकते हो। चलो मैं ही बता देता हूँ एक न्यूमेरिकल आपको। जैसे मान लो इस वाली बॉडी के पास चार्ज था 200 माइक्रो कूलम। ओके, चलो मैं उधर बता देता हूँ आपको, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मान लो एक कंडक्टर ये है, इसका रेडियस मान लो R है और उसके पास चार्ज मान लो 100 माइक्रो कूलम है। ओके, और एक अनदर बॉडी है जिसका रेडियस है 2R, बिगर इन साइज, और इसके पास चार्ज है मान लो -50 माइक्रो कूलम। हमेशा ये बॉडी न्यूट्रल हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है बेटा, चार्ज भी हो सकता है। अब इन दोनों को, चलो मैंने इसको न्यूट्रल ले लिया, चलो ये अब लिखो। अब मैंने जैसे इस स्विच को क्लोज किया तो यहाँ से चार्ज इस पे जाएगा। अब बताओ आफ्टर कंडक्शन कितना फाइनल चार्ज होगा दोनों बॉडीज़ पे। तो इस पे कितना मान लो Q1, इस पे कितना मान लो Q2। अब बताओ Q नेट कितना है मेरा, इस पे तो 0 है ना इनिशियली, तो Q नेट कितना आ गया मेरा 100 माइक्रो कूलम आ गया। तो बताओ बेटा पहले Q1 पे ही निकाल लो। क्या लिखूँ, Q1 का रेडियस कितना है R, सम ऑफ रेडियस कितना है 3R, टोटल चार्ज कितना है 100, R ने R को मार दिया तो कितना आ गया Q1, Q1 आ जाएगा 100/3 माइक्रो कूलम, यह आ जाएगा। आया ना समझ में। अब इसका बताओ, आप बताओ Q2 क्या लिखूं, Q2 का रेडियस कितना है 2R,
डिवाइड बाय सम ऑफ रेडियस कितना है 3r, इन टोटल चार्ज कितना है 100, r ने r को मार दिया तो कितना आ गया मेरा 200/3 माइक्रो कूलम आ जाएगा Q2। अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे ना तो नेट चार्ज कितना आएगा 100 ही आएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि बिफोर एंड आफ्टर चार्ज हमेशा क्या रहता है कंजर्व्ड, ये आ जाएगा दोस्तों। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अपनी स्क्रीन को पॉज करो, इसको लिखो। अब मैं लेके आता हूँ चार्जिंग बाय इंडक्शन। हाँ जी दोस्तों, हमारा लास्ट मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। सुन लो एक बार, इस वाले मेथड में जिस बॉडी के अंदर हम चार्ज को इंड्यूस करवा रहे हैं ना, वो बॉडी इंसुलेटर हो सकती है। इंसुलेटिंग बॉडी के अंदर किसी चार्ज बॉडी की हेल्प से हम इंड्यूस चार्ज है वो प्रोड्यूस करवाएंगे। इट इज़ द मेथड ऑफ चार्जिंग इन विच वी हैव टू यूज one is charged body and another is uncharged body that is insulating in nature. With the help of charged body we have to produce or induce charge in the insulating body. वो कैसे आएगा आप ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर ये कोई इंसुलेटर है, एक कॉमन सेंस की बात देखो आप, ये कोई इंसुलेटर है मान लो, ये कोई भी इंसुलेटर है या कोई भी कंडक्टिंग कुछ भी हो सकती है दोस्तों। ये बॉडी कंडक्टिंग हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इंसुलेटिंग हो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, दोनों आ सकती हैं। अरे बच्चों, कंडक्टर वाले में दोनों बॉडी कैसी होनी चाहिए, कंडक्टिंग ही होनी चाहिए। बट इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि दोनों बॉडी है वो कंडक्टिंग होगी या जिसमें इंड्यूस चार्ज आएगा वो कंडक्टिंग ही होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इंड्यूस चार्ज इंसुलेटिंग बॉडी के अंदर भी प्रोड्यूस हो सकता है, याद रखना मेरी इस बात को। मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, अब इसको आप कुछ भी बोल दो, कंडक्टिंग भी बोल दो या इंसुलेटिंग बोल दो, ठीक है। अब मैंने इसके पास एक चार्ज को रख दिया, किसको रख दिया, प्लस क्यू चार्ज को, तो ये पता है क्या करेगा, ये इसके अंदर एक चमत्कार करेगा। इसका मतलब इसके अंदर वो प्लस और माइनस को अलग अलग कर देगा। अब माइनस किधर आएगा, इसके नज़दीक आ जाएगा क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा है, और प्लस कहाँ होगा, इसे दूर चला जाएगा। ये जब मैंने किसी न्यूट्रल बॉडी के नज़दीक मैंने किसी एक्सटर्नल चार्ज को रखा तो इस एक्सटर्नल चार्ज की वजह से इसके नज़दीक वाले रीजन में तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और उसके फार वाले रीजन में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये जो चार्ज आए हैं ना, कौन से वाले, ये जो प्लस और माइनस आए हैं, इनको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज। आया समझ में। अब मुझे इस बॉडी को परमानेंटली उसमें इंड्यूस चार्ज लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए ध्यान से सुनना मेरी बात को। सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, पहला स्टेप है मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया आइसोलेटेड न्यूट्रल कंडक्टर ले लिया, ठीक है, ये ले लिया मैंने कंडक्टर, बिल्कुल। और ये कोई ज़रूरी नहीं है बेटा ये स्फेरिकल शेप में होगा, इसकी शेप कुछ भी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी बहुत, बिल्कुल है, ले लिया भाई। अब मैं क्या किया, जब मैंने आइसोलेटेड न्यूट्रल कंडक्टर लिया, अब मैं इसके नज़दीक क्या ले आया, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड रोड ले आया। क्या ले आया मैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड रोड ले आया इसके नज़दीक। अब ये चार्ज कैसा है, प्लस, तो इसके इधर क्या आ जाएगा, इसके इधर माइनस आ जाएगा, और इसके इधर क्या आ जाएगा, फार एंड पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। बिल्कुल सही बात है। एक और सुनो, और में सुनो, और में मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये कंडक्टर ऐसे रख दूँ और अब की बार रोड कैसी ले आऊँ, अब की बार रोड ले आऊँ नेगेटिव चार्ज की, तो अब की बार इसके यहाँ कितना आ जाएगा, पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा, और फार वाले एंड पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इंड्यूस चार्ज हमेशा अपोजिट काइंड का होता है दोस्तों। अगर रोड मेरी पॉजिटिव चार्ज थी तो नियर एंड पे नेगेटिव, फार एंड पे पॉजिटिव। अगर रोड मेरी नेगेटिव चार्ज है तो नियर एंड पे पॉजिटिव, फार एंड पे नेगेटिव। समझ रहे हो ना आप मेरी बात, यस। अब क्या करें, अब एक बात बताओ छोटी सी, अगर मैं इस रोड को दूर लेके चला गया तो ये दोबारा से क्या हो गया, डिसअपीयर हो जाएगा ये। लेकिन मुझे तो बॉडी को परमानेंटली चार्ज करना है, मुझे तो बॉडी को परमानेंटली चार्ज करना है, तो मैं क्या करूँगा,
देखो बॉडी को, देखो चार्ज को लेके आ रहा हूँ, रोड को लेके आया तो चार्ज अपीयर हो गया, दूर लेके गया तो डिसअपीयर हो गया। तो मुझे तो इस बॉडी को क्या करना है, परमानेंटली चार्ज करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने नेक्स्ट स्टेप में, इसके बाद का स्टेप है, मैंने इसको ग्राउंड कर दिया, मैंने इसको अर्थिंग कर दिया। अब इसको जब मैंने अर्थिंग किया तो ये जितना भी पॉजिटिव है वो सारा ग्राउंड में चला जाएगा। मीन्स धरती माता में से क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन, और वो यहाँ आके बैठ जाएंगे। देखो सिचुएशन क्या बनने वाली है, सिचुएशन इज समथिंग लाइक दैट। ऐसे हो जाएगा, ये कंडक्टर था, इसके इधर क्या है, ये नेगेटिव है, और इधर क्या थी, ये रोड थी, दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब एक बात बताओ, वो प्लस वाला किस में चला गया, वो अर्थिंग में चला गया, और अर्थिंग को मैंने रिमूव कर दिया। ये माइनस वाला क्यों नहीं गया, ये माइनस वाला इस प्लस वाले की वजह से बाउंड है, ये बंधा हुआ है, ये फ्री नहीं है। और ये प्लस वाला क्यों गया, क्योंकि इस प्लस वाले की वजह से इस प्लस में क्या था, रिपल्सन, इसलिए वो ग्राउंड में चला गया। और ऐसा भी समझते हैं कि धरती माता में से क्या है, इलेक्ट्रॉन आए और वो यहाँ के बैठ गए, और ये स्पेस है ये सारा कवर हो गया। ओके, अब केवल क्या बच गया, नेगेटिव। अब जैसे ही मैं रोड को यहाँ से रिमूव करूँगा तो ये एक दूसरे के रिपल्सन की वजह से पूरी बॉडी में फैल जाएंगे। हैंस वी कंक्लूड दैट द बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज्ड। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ रोड को यहाँ से, तो ये अब ये बॉडी क्या हो जाएगी, अब ये बॉडी क्या हो जाएगी, मतलब पूरे में इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये पूरी बॉडी में क्यों फैल गया, क्योंकि जैसे ही मैंने रोड को रिमूव किया, अब ये है तो नेगेटिव चार्ज, तो लाइक चार्ज रिपेल कर देगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की वजह से ये पूरी बॉडी में फैल जाएगा। हैंस वी कंक्लूड दैट द न्यूट्रल बॉडी, ये जो भी हमारे पास न्यूट्रल कंडक्टर था, अब वो कैसा हो चुका है, अब वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो चुका है, नेगेटिवली चार्ज्ड। दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी, इंड्यूस चार्ज हमेशा अपोजिट काइंड का होता है। सर वो कैसे, रोड कैसी लेके आया था, पॉजिटिव, इंड्यूस चार्ज कैसा आया, नेगेटिव। अब की बार अगर रोड कैसी लेके आऊँगा, नेगेटिव, तो बॉडी कैसा चार्ज आएगा, इंड्यूस, पॉजिटिव। ध्यान रखना इस बात का। तो ये है दोस्तों, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। एक छोटी सी बात बताऊँ मैं, अगर मेरे पास एक न्यूट्रल कुछ भी न्यूट्रल एक इंसुलेटिंग बॉडी है बेटा, कोई भी इंसुलेटिंग बॉडी है, ये रखी। यार एक बात बताओ, जब हम कॉम्ब करते हैं ना हेयर में रब, और जब कॉम्ब को रब करने के बाद हम कहाँ लेके जाते हैं, स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर, और वी कैन से द स्मॉल पार्टिकल ऑफ डस्ट, तो उनको वो क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है कि रिपेल करती है, अट्रैक्ट करती है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये मान लो कोई पीस ऑफ पेपर है, ये मान लो पीस ऑफ, ये पेपर है मान लो, और ये मान लो कोई कॉम्ब है मेरे पास चार्ज्ड, ठीक है, या कोई भी चार्ज बॉडी ले लेता हूँ। ये मान लो कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ये वाली, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा बताओ, इसके नियर वाले एंड पे क्या आ जाएगा, इंडक्शन की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव, सर नेगेटिव आ जाएगा, और इसके फार एंड पे क्या आएगा, पॉजिटिव। ये मान लो कॉम्ब है और ये मान लो हेयर है, ओके, या कोई भी स्मॉल पीस ऑफ पेपर है, कॉम्ब है, हेयर पे रब करने के बाद मैं स्मॉल पीस ऑफ पेपर के नज़दीक लेके गया। अब जैसे ही मैं उस चार्ज कॉम्ब को पेपर के नज़दीक लेके आऊँगा तो उस इंसुलेटिंग पेपर के अंदर ऐसे इंड्यूस चार्ज पैदा हो जाता है। अब एक बात बताओ आप, ये देखो, ये तो है प्लस और ये है माइनस और ये है मान लो प्लस। अब बताओ ये डिस्टेंस कम है कि ये डिस्टेंस कम है, नेगेटिव का डिस्टेंस कम है। तो बताओ प्लस और माइनस में कौन सा फोर्स होगा, जल्दी बोलो, अट्रैक्शन। कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्शन। इसमें कैसा होगा, रिपल्सन। अब बताओ किसकी डिस्टेंस कम है, इस वाले की, तो कौन डोमिनेटिंग होगा, अट्रैक्शन वाला। तो इसलिए कोई भी चार्ज बॉडी किसी भी इंसुलेटिंग बॉडी को अट्रैक्ट करती है, रिपेल नहीं करती। आया समझ में। मैं ये कह सकता हूँ, इन केस ऑफ टू बॉडी इंटररिएक्शन, इन केस ऑफ टू बॉडी इंटररिएक्शन, ए न्यूट्रल बॉडी
ऑलवेज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। आई बात समझ में? जब हम दो बॉडी के इंटरएक्शन की बात करते हैं, इंडक्शन की बात करते हैं, तो जो न्यूट्रल बॉडी होगी ना वो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फील करेगी, रिपल्सन फील नहीं करेगी। देख लो, अब ये न्यूट्रल बॉडी थी, चार्ज बॉडी को नज़दीक लेके चला गया, इंड्यूस चार्ज आ गया, नेर वाले एंड पे अपोजिट काइंड का है, बॉडी पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, फार एंड पे पॉजिटिव। अब नज़दीक वाले में अट्रैक्शन होगा, दूर वाले में रिपल्सन होगा। अब नज़दीक वाले की डिस्टेंस कम है तो इसलिए अट्रैक्शन वाला फोर्स है वो डोमिनेटिंग हो जाएगा, रिपल्सन वाला कम रहेगा, तो नेट फोर्स क्या बचा? अट्रैक्शन। तो बॉडी है वो अट्रैक्ट हो जाएगी। आया समझ में? बोलो दोस्तों। तो यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट मुझे आपको बताने हैं। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, सुन लो, मैं आपको लिख के नहीं बता रहा, जस्ट इसने बोला इन केस ऑफ टू बॉडी इंटरएक्शन, अगर दो बॉडी इंटरेक्ट कर रही हैं तो जो न्यूट्रल बॉडी होगी ना वो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फील करती है। आया ना समझ में आपको? सेकंड पॉइंट में ये कहना चाहता हूँ, अगर दो बॉडीज रिपेल कर रही हैं आपस में तो पक्का वो दोनों चार्ज्ड हैं। अगर दो बॉडी अट्रैक्ट कर रही है ना तो उस केस में वो चार्ज भी हो सकती है और वो दूसरी बॉडी न्यूट्रल भी हो सकती है। आया समझ में मैंने क्या बोला? अगर दो बॉडी रिपेल कर रही है ना तो कन्फर्मली आप बोल देना कि बोथ आर चार्ज्ड। बट अगर दो बॉडी अट्रैक्ट कर रही है ना तो उनमें से ज़रूरी नहीं है कि दोनों बॉडी ही चार्ज होंगी, वो हो भी सकती हैं, बट उनमें से एक बॉडी न्यूट्रल भी हो सकती है। क्योंकि अभी देखो ये जो न्यूट्रल बॉडी थी इस पर फोर्स कैसा लगा? अट्रैक्शन का, ठीक है ना। तो जो श्योर टेस्ट होता है ना इलेक्ट्रिफिकेशन का, उसको रिपल्सन बोलते हैं। रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, कि बॉडी पे चार्ज है, कि बॉडी चार्ज्ड है, इस बात का फैसला रिपल्सन से लिया जाता है। अट्रैक्शन से पता नहीं चलता, क्योंकि अट्रैक्शन तो एक चार्ज बॉडी में भी हो सकता है और एक न्यूट्रल बॉडी में भी हो सकता है। कर लोगे ना? ठीक है ना। मैं दोबारा फिर एक बार रिपीट करवा रहा हूँ, मेरे दो पॉइंट मैंने आपको बताए। इसने बोला इन केस ऑफ टू बॉडी इंटरएक्शन, ये दो बॉडी इंटरएक्शन की बात कर रहा है जिसमें से एक बॉडी तो रोड है और एक बॉडी ये न्यूट्रल कंडक्टर है। इनमें से तो जो न्यूट्रल बॉडी थी वो हमेशा कैसा फोर्स फील करती है? वो हमेशा अट्रैक्शन फील करेगी। चलो ठीक है। अगर दो बॉडी रिपेल कर रही है एक दूसरे को तो पक्का वो दोनों की दोनों चार्ज हैं। और अगर दो बॉडी अट्रैक्ट कर रही है ना तब ये बोलना कि वो दोनों पक्का चार्ज है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि अट्रैक्शन तो रिपल्सन वाले न्यूट्रल बॉडी में भी तो होता है ना दोस्तों। अभी जैसे ये बताया मैंने आपको, कर लोगे ना इसको आप? चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर मान लो दो से ज़्यादा बॉडी आपस में रखी गई है, जैसे ये है, ये कोई चार्ज प्लेट है मेरे पास, ये कोई चार्ज प्लेट है, एक रोड यहाँ रख दी, अनचार्ज है ये, और एक रोड यहाँ रख दी। अब देखो, जब ये वाली रोड नहीं थी, एक मिनट के लिए इसको हटा लो आप। अब बताओ ये कैसा है? ये पॉजिटिव, तो इधर क्या आएगा? नेगेटिव। इधर क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर ये न्यूट्रल बॉडी थी ना, इसके नज़दीक पे क्या आ जाएगा? इसका यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं एक बॉडी और रख देता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 कितनी भी रख दो आप, मान लो एक बॉडी और रख दी मैंने ऐसे यहाँ पे, तो बताओ इस पर क्या होगा? इस पर इसका अपोजिट आएगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। अब एक बात बताओ, अब ये दोनों बॉडी, अब इसको, ये तो बहुत दूर है ना, तो इसका मतलब अगर दो से ज़्यादा न्यूट्रल बॉडी रखी गई है ना किसी चार्ज बॉडी के पास, तो वो न्यूट्रल बॉडी आपस में अट्रैक्ट करेंगी, क्योंकि इन दोनों में बताओ कैसा फोर्स है? अट्रैक्शन। ये आ जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ इन केस ऑफ मोर देन टू बॉडी इंटरएक्शन, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉडी हैं, तो क्या होगा? जो दो न्यूट्रल बॉडी होंगी ना, या दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होंगे ना, वो क्या करेंगे आपस में? वो दे कैन अट्रैक्ट ईच अदर, वो अट्रैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। कर लोगे ना इसको? अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको लिखो। देखो दोस्तों, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन रब करना पड़ेगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन, दोनों बॉडी कंडक्टिंग नेचर की होनी चाहिए। चार्ज कितना जाएगा कितना रहेगा उसका फॉर्मूला बता दिया है। और लास्ट वन इज द चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है? विदाउट टच किए, विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज, वी हैव टू इंड्यूस चार्ज इन एनी न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल जो बॉडी है वो कंडक्टिंग भी हो सकती है, इंसुलेटिंग भी हो सकती है, ठीक है ना।
तो ये बॉडी चार्ज थी, ये बॉडी एक मैंने न्यूट्रल कंडक्टर ले लिया यहाँ पे, नज़दीक लेके आया तो इंड्यूस चार्ज आ गया, फिर मैंने उसको अर्थ कर दिया, पॉजिटिव वाले हैं वो ग्राउंड में चले गए, नेगेटिव वाले पूरी बॉडी में फैल गए एंड बॉडी बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। कर लोगे ना दोस्तों, अपनी स्क्रीन को पॉज कर लो इसको अच्छे से। दोस्तों अब इस चार्ज वाले टॉपिक को मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ इस लास्ट टॉपिक को बता के। ओके, अब मैं बात करता हूँ कूलाम लॉ के बारे में। कूलाम्स लॉ सर ये क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैंने जब चार्ज के बारे में आपको बताया, एक बात बताओ, ये होल्ड करता है बेटा पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए? पॉइंट चार्ज होने चाहिए, पॉइंट साइज के। मान लो एक चार्ज ये है प्लस Q1 और एक चार्ज ये है प्लस Q2 और इनके बीच का सेपरेशन मान लो कितना है R, और ये स्पेस के किसी रीजन में रखे हुए हैं। तो एक बात बताओ, अब दोनों पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव? सर पॉजिटिव है। अगर मैं इसको फिक्स कर दूं और इसको छोड़ दूं, ये किधर भागेगा? ये इधर भागेगा। किस पे लगा फोर्स? 2 पे। किसकी वजह से? 1 की वजह से। इसको फिक्स कर दूं, इसको फ्री कर दूं, तो अब लाइक है तो रिपेल करेंगे, ये इधर भाग जाएगा। किस पे लगा फोर्स? 1 पे। किसकी वजह से? 2 की वजह से, ये आ जाएगा। अब ये कूलाम ने बताया था बेटा कि जब दो पॉइंट चार्ज किसी सर्टेन डिस्टेंस पे रखे गए हैं तो वो दोनों या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा ना, फोर्स का क्या होगा? मैग्नीट्यूड। कौन से वाले का? 1 ने 2 पे लगाया या 2 ने 1 पे लगाया, वो किस किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है चार्जेज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे और उनके बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के इन्वर्सली। मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ फोर्स के मैग्नीट्यूड के लिए, तो ये दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड है बेटा, जो किसके प्रोपोर्शनल है? चार्जेज के। तो चार्जेज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के और उनके बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के, ये होता है बेटा फॉर्मूला। किसने बताया? ये कूलाम लॉ ने बताया। इट इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म। इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाते हैं तो यहाँ पे आता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बेटा ये मैथमेटिकल फॉर्म है, आपको याद, अगर आप इसको याद कर सकते हो तो बहुत बढ़िया आपके लिए। ये होगी बेटा मैथमेटिकल फॉर्म। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। दो चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इस फोर्स के द्वारा बताया जाता है। ये बताता है फोर्स के मैग्नीट्यूड को। अच्छा एक बात बताओ, अब तो ये चार्ज कैसे थे? अब ये चार्ज थे लाइक चार्जेज, और अगर मैं ऐसे ले लूँ तो ये मेरा चार्ज कितना है? प्लस Q1। ये मेरा चार्ज कितना है? माइनस Q2। अब बताओ क्या होने वाला है? अब अगर इसको फिक्स कर दूं तो इस पर फोर्स ऐसे लगेगी दोस्तों, क्योंकि अगर इसको फिक्स कर दिया ना मैंने, तो 1 वाला 2 को अपनी तरफ खींचेगा, तो 2 वाले पे फोर्स कैसे लगेगी? अंदर की तरफ। इसको फिक्स कर दूंगा तो ये वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इसका मतलब 1 पे लगा 2 की वजह से ऐसे। अब देखो इधर फोर्स कहाँ था? बाहर की तरफ, इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसमें भी फोर्स किधर है? अपोजिट डायरेक्शन। बट जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा ना, वो सेम रहेगा दोनों का। दो चार्ज के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स इक्वल होता है मैग्नीट्यूड वाइज एंड अपोजिट होता है डायरेक्शन वाइज। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? सेम लगेगा F K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पे मैंने प्लस क्यों ले लिया? क्योंकि हम बात कर रहे हैं चार्जेस के मैग्नीट्यूड के बारे में, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा दोस्तों। क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? चलो अब यहाँ पे एक नई चीज़ आपने देखी होगी, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K। इस K को बोलते हैं कूलाम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा? कूलाम्स कांस्टेंट। सर इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? तो इस K की वैल्यू किसके इक्वल होती है? इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 पावर 9। 9 × 10 पावर, ये बेटा कांस्टेंट है, जस्ट याद कर लीजिए इसको। 9 × 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। ये आ गया दोस्तों K की वैल्यू। और ये वैल्यू होती है दोस्तों SI सिस्टम के लिए। अगर CGS सिस्टम में लिखेंगे ना तो K की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 1 के इक्वल आ जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, सुन लीजिए प्लीज़ आप, क्योंकि आपके दिमाग में ये बातें रहनी बहुत ज़रूरी हैं।
ये आ जाएगी के की वैल्यू। चलो थोड़ा और बता दूं, मैं बताने तो लग रहा हूँ, तो बताओ के की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे फिर एक नई चीज़ फिर आ गई, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। इसका नाम क्या है, इसका नाम है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की। इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, किसके साथ, 4 पाई के साथ। और के की वैल्यू कितनी आई थी, के की वैल्यू आई थी 4 इंटू ये पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹। इसको जब सोल्व करोगे ना आप, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, बोलो दोस्तों। अरे यार क्या बता दिया मैंने, इसकी वैल्यू बनेगी 1/4 पाई के बराबर। तो इसको जब सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 8.85 10⁻⁻12। और इसकी वापस कर दो तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला आ जाएगा दोस्तों। ओके, तो इसका मतलब जो मेरा फॉर्मूला आया ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, वो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये फॉर्मूला आता है दोस्तों। और इस फोर्स की वैल्यू अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगी, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू अलग अलग के लिए अलग अलग होती है बेटा। मीडियम में है वो मीडियम के लिए आ जाएगा, फ्री स्पेस के लिए मैंने ये बता दिया आपको, कर लोगे ना इसको। तो ये था कूलम लॉ, दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को इस फार्मूला से बताया जाता है। ये बताता है फोर्स का मैग्नीट्यूड, कर लोगे ना। तो देखो दोस्तों, आज के सेशन में मैंने आपको क्या बता दिया, चार्ज के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुका हूँ। आज के सेशन में मैंने आपको बताया चार्जिंग ऑफ बॉडी कितने मेथड होते हैं, मेनली 3, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। फ्रिक्शन में रब करना पड़ता है, कंडक्शन में कंडक्टर यूज़ करना पड़ता है, और इंडक्शन में हमें एक बॉडी चार्ज्ड और एक बॉडी न्यूट्रल। और न्यूट्रल बॉडी क्या हमेशा कंडक्टर होती है क्या, नहीं, वो इंसुलेटर भी हो सकती है। ओके, और ये था मेरा कूलम लॉ, जो होल्ड करता है किसके लिए, ओनली 4 पॉइंट चार्ज। वो अगर लाइक होंगे तो रिपेल होगा, दोनों दोनों रिपेल करेंगे, और अगर वो अनलाइक होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। कितना फोर्स वो लगा रहे हैं, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड इस फार्मूला से बताया जाता है। क्या तुम कर लोगे इसको। और जो जो पैरामीटर इसमें यूज़ हुए हैं मैंने सभी की वैल्यू को आपको बता दिया, बस इतना ही आपको याद रखना है, दिमाग पे ज़्यादा स्ट्रेस मत डालना। मैंने जो बताया बहुत हाई लेवल का बताया है, 10th क्लास के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ तो ये NTSC पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है बेटा। कर लोगे ना, अपना साथ ऐसे ही बना के रखो। थैंक यू सो मच।